स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। बच्चों पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात की थी किसी चालक की वैद्युत धारिता और वैद्युत धारिता के मात्रक एवं विमीय सूत्र तथा विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता के लिए सूत्र की स्थापना की। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे किसी वैद्युत चालक को जब आवेशित किया जाता है तो उसे आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य उस वैद्युत चालक में उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो बच्चों किसी वैद्युत चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है इसको हम लोग समझेंगे। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है किसी वैद्युत चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र की स्थापना डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो बच्चों क्या होती है किसी वैद्युत चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। किसी वैद्युत चालक को बच्चों जैसे मान लीजिए कोई वैद्युत चालक है। अब यदि हम इस वैद्युत चालक को आवेशित करेंगे, जैसे हमने इसको आवेश दिया, तो बच्चों इसको आवेशित करने में हमें कार्य करना होगा। वो भी जैसे इसमें हम थोड़ा आवेश देंगे तो इसके चारों ओर इसका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इसे और अधिक आवेश देने के लिए हमको उस वैद्युत प्रतिकर्षण बल के विरोध में कार्य करना होगा। क्लियर बच्चों। तो इस वैद्युत चालक को आवेशित करने में जो हम कार्य करेंगे वही कार्य इस वैद्युत चालक में इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्लियर बच्चों। तो मान लीजिए कि इस वैद्युत चालक को दिए गए आवेश की मात्रा है अभी Q और इसका वैद्युत विभव है इस समय पर V और वैद्युत चालक को हम Q बराबर 0 से Q बराबर Q तक आवेशित कर रहे हैं। तो बच्चों इसका वैद्युत विभव भी V बराबर 0 से V बराबर V तक बढ़ेगा, क्योंकि आवेश जब चालक में बढ़ता जाएगा तो उस चालक का वैद्युत विभव का मान भी बढ़ता जाएगा। अर्थात यहां चालक को आवेशित करने में जो हमें कार्य करना है वो परिवर्ती वैद्युत विभव के अंतर्गत करना है। अब बच्चों जब इसको आपने Q आवेश दिया तब इसका वैद्युत विभव V है। तो इस वैद्युत विभव V पर अगर हम चालक को dQ आवेश और दें तो किया गया कार्य क्या होगा, वो dW होगा बच्चों कार्य बराबर आवेश गुणे वैद्युत विभव होता है। तो कार्य हमें निकालना है, वैद्युत विभव V है और आवेश हमने dQ दिया है। अब बच्चों अगर यहां से हम धारिता निकालेंगे तो C बराबर कितनी होगी, Q अपान V। क्लियर। तो वैद्युत धारिता इस चालक की है C बराबर Q अपान V, इसको दिए गए आवेश और इसके वैद्युत विभव के बीच अनुपात के बराबर। तो बच्चों हम यहां पर V का मान रख सकते हैं Q अपान C। क्लियर। तो यहां dW ये हो जाएगा Q अपान C dQ। तो दोनों पक्षों का कर देंगे बच्चों समाकलन, dW समाकलन Q अपान C dQ। जब बच्चों हम 1 अपान C को ले लेंगे बाहर तो ये बन जाएगा समाकलन dQ। अब बच्चों कहां से कहां तक हमने इसको आवेशित किया है, तो Q बराबर 0 से Q बराबर Q तक। तो Q बराबर 0 से Q बराबर Q तक जो आवेशित करने में कुल कार्य है उसको हमें ज्ञात करना है। सॉरी यहां पर आपको लिखना है Q इंटू dQ। तो बच्चों देखो समाकलन x की घात n dx का जो सूत्र होता है वो x की घात में 1 जोड़ देना है और जो घात आएगी उसको हर में लिख देना है। तो बच्चों यहां पर
हमें q की घात 1 का समाकलन करना है q के सापेक्ष। ये हमारा बनेगा 1c q स्क्वायर ऑन 2। और तो कहां से कहां, तो ये हमने करना है इसे अवशेषित 0 से q तक। तो बच्चों ये बन जाएगा किया गया कुल कार्य 1/2c इंटू q के प्लेस में q लिखेंगे माइनस q के प्लेस में 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कार्य W = q स्क्वायर अपॉन 2c। और यही किया गया कार्य इस निकाय में इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा रूप में संचित हो जाएगा। तो बच्चों ये तो हमने कॉन्सेप्ट को समझाया, इसे परीक्षा में कैसे लिख कर आना है किस तरह से, तो इसको पूरा डिटेल में लिखते हैं यहां पर और समझाते हैं आपको। चित्रानुसार माना वैद्युत चालक को Q आवेश देने पर उत्पन्न वैद्युत विभव, इसका वैद्युत विभव कैपिटल V हो जाता है, पूर्ण विराम। यदि चालक को इस कैपिटल V वैद्युत विभव में अनंत सूक्ष्म वैद्युत आवेश dq से आवेशित किया जाए, कामा तो किया गया कार्य कितना होगा बच्चों, तो किया गया कार्य जो है आपका निम्न प्रकार होगा। तो वो कार्य होगा बच्चों dW = कार्य बराबर आवेश गुणे विभव, तो किस विभव पर, V विभव पर हम dq आवेश दे रहे हैं, तो कार्य हमारा dW = V × dq हो जाएगा। अब बच्चों चूंकि चालक की वैद्युत धारिता C बराबर हमारी बनेगी, यहां पर वैद्युत धारिता C बराबर होगी Q/V। तो V बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, Q/C, इसलिए V की जगह में हम Q/C लिख देंगे। तो dW = हो जाएगा हमारा Q/C × dq। अब बच्चों दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन कर देंगे, करने पर कामा किया गया कुल कार्य जब चालक को Q बराबर 0 से Q बराबर Q तक आवेशित किया जाता है। तो बच्चों जब हम इसको समाकलन dW 0 से Q तक आवेशित करेंगे, तो ये बनेगा हमारा Q/C dq। अब इसको पूरा बच्चों हमने समझा दिया आपको उधर यहां पर, तो ये हमारा बना 1/2c Q स्क्वायर 0 to Q। अब सीमा रखने के बाद ये हो जाएगा U बराबर W, क्योंकि किया गया कार्य ही निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा रूप में संचित हो जाता है, तो U बराबर W हो जाएगा बच्चों। तो ये बनेगा हमारा Q²/2c। अब यहां पर बच्चों हम यहां से निकाल सकते हैं Q बराबर CV भी रख सकते हैं। तो यहां जब हम Q बराबर CV रखेंगे तो यही हमारा 1/2 CV² हो जाएगा। अब बच्चों जब C बराबर Q/V रखेंगे तो यही हमारा C बराबर हम Q/V भी रख सकते हैं, तो यही हमारा हो जाएगा 1/2 QV। तो इस तरीके बच्चों किसी चालक की जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा है वो हमारी U बराबर W बराबर Q²/2c 1/2 CV² 1/2 QV जूल होगी। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए। हमने इसको सरलता से आपको 2 बार में समझा दिया है और यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत पूछे जाते हैं, इसको बढ़िया अच्छे से देख लीजिए, कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। बच्चों आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आपको मिलती है रेगुलर क्लास रोज रात 9 बजे, तो मन लगाकर पढ़े बच्चों, खूब मेहनत करें। यहाँ एक एक कॉन्सेप्ट आपको बड़े ही सरलता पूर्वक ढंग से समझाया जाता है। तो बच्चों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें
वीडियो को लाइक भी कर देना। अब देखते हैं हम लोग इसी की दूसरी विधि। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए भाई। अब हम इसकी ग्राफीय विधि की चर्चा करेंगे। इसकी ग्राफीय विधि क्या होगी, इसी डेरिवेशन को अगर बच्चों मान लीजिए आप समाकलन से नहीं समझ पाए तो हम आपको इसकी ग्राफीय विधि समझा देते हैं और फिर आप ग्राफीय विधि की सहायता से कर लेना। क्लियर बच्चों? तो देखिए जब आप चालक को Q आवेश देते हैं, कितना आवेश देते हैं, पहले प्रारंभ में आवेश Q बराबर 0 था और फिर Q बराबर 0 से आप Q बराबर Q तक आवेशित करते हैं चालक को, आवेशित किया जाता है किसी चालक को Q बराबर 0 से Q बराबर Q तक आवेशित किया जाता है जिससे इसका वैद्युत विभव V बराबर 0 से V बराबर V हो जाता है यदि किसी क्षण चालक पर आवेश की मात्रा बच्चों, आवेश की मात्रा Q तथा इसका विभव कैपिटल V है तो इसकी धारिता क्या होगी बच्चों, तो इसकी धारिता C बराबर होगी Q/V। क्लियर बच्चों? अब हम यहां से देखेंगे कि यदि हम चालक को दिए गए आवेश को x अक्ष में और इसके विभव में हुई वृद्धि को y अक्ष में रखें, मतलब विभव को रखना है y अक्ष में, आवेश को रखना है x अक्ष में, तो बच्चों जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ होगा, देखिए v को रखना है y अक्ष में और q को रखना है x अक्ष में, तो प्राप्त ग्राफ हमारा होगा y = mx। और ये बच्चों होती है मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा। क्या होती है? मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा। तो बच्चों अगर हम चालक को आवेशित करने में उसे दिए गए आवेश की मात्रा Q को x अक्ष में और वैद्युत विभव V को y अक्ष में रखेंगे तो जो हमारा प्राप्त ग्राफ होगा वो मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा होगी। क्या होगा बच्चों? मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा। तो यहां पर ये है हमारा Q अक्ष और ये है हमारा विभव का अक्ष V अक्ष। और बच्चों जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है वो मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा है। क्लियर? तो ये हमारा आवेश अक्ष हो गया। अच्छा, प्रारंभिक आवेश की मात्रा 0 है और अंतिम आवेश की मात्रा बच्चों है Q बराबर Q। क्लियर? तो बच्चों ये जो आपका QV ग्राफ है, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है? देखिए किसी समय इसका आवेश, अगर हम अति सूक्ष्म आवेश से इसको आवेशित करें V विभव पर, तो ये अति सूक्ष्म आवेश की मात्रा dq बता रहा है और विभव V है, तो ये जो क्षेत्रफल होगा ये होगा तुम्हारा V × dq। मतलब चालक को आवेशित करने में किया गया अति सूक्ष्म कार्य, अति सूक्ष्म आवेश से जब आवेशित करेंगे तो किया गया कार्य होगा dw। और अगर हम इसका समाकलन कर देंगे बच्चों तो QV ग्राफ और Q अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल बनेगा वो हमारा समाकलन 0 से Q V × dq होगा। तो मतलब बच्चों QV ग्राफ और QV ग्राफ और Q अक्ष के बीच घिरा जो क्षेत्रफल है वो किया गया कार्य है। तो बच्चों यहां पर QV ग्राफ तथा Q अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, आवेशित करने में किया कार्य और यही कार्य बच्चों स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। तो U बराबर W और बराबर, अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो क्षेत्रफल क्या बनेगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब बच्चों यहां पर अगर हम लोग देखें तो जो आधार बन रहा है वो हमारा है Q - 0। आधार क्या है?
Q माइनस 0। और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई है बच्चों ये अंत में विभव V, प्रारंभ में विभव 0, तो ऊंचाई है V माइनस 0 V। तो U बराबर हो गया बच्चों W, अब बराबर हाफ, आधार हो गया हमारा Q, और ऊंचाई हो गई हमारी V माइनस 0। तो जो किया गया कार्य है वो U बराबर W इज इक्वल टू हाफ, Q के प्लेस में Q है और V के प्लेस में V, तो QV हो गया बच्चों ये, ठीक है। तो ये अगर Q बराबर हम CV रख देते तो यही हमारा हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा, अगर V के प्लेस में Q बाई C रख देते हैं तो ये हमारा हाफ QV स्क्वायर अपॉन C हो जाएगा। तो बच्चों चालक को आवेशित करने में जो किया गया कार्य है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ग्राफीय विधि से भी और उसको जो है समाकलन विधि से भी, और यही किया गया कार्य इस चालक में चालक की स्थिति ऊर्जा रूप में संचित हो जाएगा। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से देख लीजिए, दो तरीके से हम लोगों ने डेरिवेशन को सॉल्व किया, बिल्कुल क्लियर कर दिया एकदम, बड़ी ही सरलता से समझाते हैं पांडे सर जी आपको एक एक कॉन्सेप्ट को, और आप मन लगाकर मेहनत करिए बेटा, इस बार आपको एग्जाम में खूब अच्छे अंक लाने हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट कर लीजिए, इसको कॉपी में बहुत अच्छे से नोट्स बनाते चले। रेगुलर क्लास होती है बच्चों। संधारित्र क्या होगा? संधारित्र कैपेसिटर, कैपेसिटर संधारित्र क्या होता है बच्चों? संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जो चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए हुए उसमें वैद्युत आवेश की जो मात्रा संचित होती है उसके मान को बढ़ा देता है। मतलब किसी चालक के आकार को, किसी चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए हुए, बिना परिवर्तित किए हुए उसकी वैद्युत धारिता को बढ़ाने वाले उपकरण को संधारित्र कहते हैं, को संधारित्र कहते हैं। मतलब संधारित्र हमारा एक ऐसा उपकरण है जो चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए हुए उसमें संचित वैद्युत आवेश की मात्रा, या ये कहते हैं कि उसके वैद्युत धारिता के मान को बढ़ा देता है। तो कैसे बढ़ाता है बच्चों? यदि किसी संधारित्र को दिए गए आवेश की मात्रा कैपिटल Q एवं उसका वैद्युत विभव कैपिटल V है, तो संधारित्र की धारिता है तो वैद्युत चालक ही, तो संधारित्र की धारिता क्या बनेगी बच्चों? की धारिता C निम्न प्रकार होगी। तो बच्चों C बराबर होगा Q अपॉन V। अब हमें यह समझना है कि कैसे किसी संधारित्र के आकार को बिना परिवर्तित किए हुए उसकी वैद्युत धारिता को बढ़ाया जा सकता है। कूलाम प्रति वोल्ट को ही बच्चों फैराड बोलते हैं। तो इस सिद्धांत को हम लोग समझेंगे, संधारित्र का सिद्धांत क्या है। क्लियर बच्चों? तो संधारित्र का सिद्धांत क्या है इसे हम लोगों को समझना है। संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लेते हैं एक चालक प्लेट। तो ये हमारी एक चालक प्लेट है और इसको हम वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये बच्चों हमारा वैद्युत स्रोत है, वैद्युत स्रोत। जब हमने इस चालक प्लेट को वैद्युत स्रोत से जोड़ा तो वैद्युत स्रोत, इसके जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है वो वैद्युत स्रोत में जाने लगेंगे, तो यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होने लगेगी। इसके जो ऋणात्मक मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो वैद्युत स्रोत द्वारा आकर्षित होंगे, तो ऋणावेश चला जाएगा वैद्युत स्रोत में और यहां जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाएगा।
या दूसरे शब्दों में कहें वही धन वैद्युत स्रोत से जोड़ने पर यह प्लेट हमारी धनात्मक हो जाएगी। तो ये पहली प्लेट है संधारित्र की। अब बच्चों मान लीजिए कि इसमें जो आवेश की मात्रा आई है वो Q है और इसका जो वैद्युत विभव है वो अभी V है। लेकिन बच्चों वैद्युत विभव होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। अभी इस प्लेट के चारों ओर इसका क्या उत्पन्न है, वैद्युत क्षेत्र है। तो अगर अनंत से हम 1 कूलाम आवेश को इसके प्लेट तक लाएंगे तो इसके प्रतिकर्षण बल के विरोध में जो किया गया कार्य होगा वो इसका वैद्युत विभव होगा। क्लियर बच्चों? तो अब इस संधारित्र का जो धारिता निकला, इस चालक का जो धारिता निकला वो क्या होगा, तो चालक की जो वैद्युत धारिता होगी, चालक की वैद्युत धारिता जो होगी वो C बराबर Q/V। तो बच्चों ये कूलाम प्रति वोल्ट हो गया या फैरेड हो गया। कूलाम प्रति वोल्ट या इसी को हम फैरेड बोल देते हैं या फैरेड। अब बच्चों हमें कुछ ऐसा करना है कि इस चालक के आकार को नहीं बदलना, इसके क्षेत्रफल को नहीं बदलना और इसमें जो संचित आवेश की मात्रा है उसको हमें बढ़ा देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम बच्चों, हम इस प्लेट के समीप एक दूसरी प्लेट लाकर रख देंगे। तो इसको जोड़ा हमने वैद्युत स्रोत से, पहली प्लेट है, ये प्लेट 1 है और बिना स्पर्श कराए हुए इसके समीप एक दूसरी प्लेट को केवल ले आएंगे। तो हमने केवल रखा है। अब बच्चों एक प्लेट है हमारी ये जो कि धनात्मक आवेशित है और इसके समीप हमने एक दूसरी प्लेट को लाकर केवल रखा है। तो अब इसमें धनात्मक आवेश है, इस प्लेट को अनावेशित कहा है हमने, इससे स्पर्श भी नहीं कराया, लेकिन इसका धनात्मक आवेश इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा। तो इस प्लेट में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इसके भीतरी सतह में आ जाएंगे इसके आकर्षण बल के कारण। और बच्चों क्या होगा फिर, इसके बाहरी सतह में जो इलेक्ट्रॉन है वो भीतरी सतह में आ गए, तो बाहरी सतह में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो जिसके कारण इसके भीतरी सतह में बच्चों ऋणात्मक आवेश और बाहरी सतह में धनात्मक आवेश आ जाते हैं। इस घटना को कहते हैं बच्चों वैद्युत स्थैतिक प्रेरण। ये आवेशित प्लेट इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगी जिसके कारण इसके भीतरी भाग में ऋणात्मक आवेश और बाहरी भाग में ऋण इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो दूसरी जो अनावेशित प्लेट है हमारी वह भीतरी भाग में धनात्मक और भीतरी भाग में ऋणात्मक और बाहरी भाग में धनात्मक आवेशित हो जाएगी। तो बच्चों यह धन प्लेट इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगी जिसके कारण इसके भीतरी भाग में ऋणात्मक आवेश और बाहरी भाग में धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार क्या हुआ, जो अनावेशित प्लेट 2 थी उसमें वैद्युत स्थैतिक प्रेरण, इस घटना को क्या कहते हैं, वैद्युत स्थैतिक प्रेरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं इसको, वैद्युत स्थैतिक प्रेरण। अब क्या हुआ बच्चों, अब अगर हम अनंत से 1 कूलाम आवेश को लाएंगे, इस प्लेट तक, तो बच्चों ये धन तो 1 कूलाम आवेश को प्रतिकर्षित करेगा लेकिन भीतरी भाग का ऋणावेश इसको आकर्षित करेगा और ये जो धनात्मक आवेश है ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। इस प्रकार बच्चों इन दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत विभवांतर है वो घट जाता है। प्लेटों के बीच का वैद्युत विभवांतर बहुत अधिक नहीं घटता, बहुत कम घटता है, लेकिन वैद्युत विभवांतर घट जाता है जिसके कारण इस संधारित्र की जो धारिता है वो बढ़ जाती है। तो बच्चों इसमें हमने चालक के आकार को परिवर्तित नहीं किया, एक जुगाड़ लगाया है, इस पहली प्लेट के समीप में एक दूसरी प्लेट को रखा। केवल इतना करने से जो है वैद्युत विभव का मान घट गया है और धारिता का मान बढ़ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसी अपनी जो दूसरी वाली जो प्लेट है, तीसरे नंबर में ये जो दूसरी वाली प्लेट है इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे। तो ये तो हमारी धन स्रोत से जुड़ी है और वैद्युत स्रोत से जुड़ी है इसलिए धनात्मक है। और बच्चों ये है हमारी दूसरी प्लेट, इसके भीतरी भाग में ऋण है, बाहरी भाग में धन है। जब हम इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो बच्चों पृथ्वी से आते हैं इलेक्ट्रॉन और बाहरी भाग के धनात्मक आवेश को समाप्त कर देते हैं, या यूं कहें कि बाहरी भाग का धनात्मक आवेश पृथ्वी में चला जाता है। क्यों बच्चों, पृथ्वी
का विभव शून्य होता है और पृथ्वी से जब इसको जोड़ेंगे तो इसके बाहरी भाग का संपूर्ण धनात्मक आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। देखिए बच्चों, धन और ऋण के बीच में आकर्षण बल और वो जो बाहरी भाग का धनात्मक आवेश था वो प्रतिकर्षित हो रहा था, इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी में चला गया। जबकि धनात्मक आवेश गति नहीं करता है, धनात्मक आवेश गति नहीं करता, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इधर धनात्मक आवेश था, ये देखिए बाहरी भाग में जो धनात्मक आवेश है उसको निरस्त करने के लिए पृथ्वी के वह इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा। तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर के उस धनात्मक आवेश को क्या कर देंगे बच्चों, निरस्त कर देंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके क्या हुआ बच्चों, अब अगर हम अंश से एक कूलाम आवेश को लाएंगे तो ये धनात्मक उसको लाने में प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन ये ऋणात्मक उसको आकर्षित करेगा। तो इस तरीके बच्चों जो किया गया कार्य है वो बहुत ज्यादा घट जाता है। तो सूत्र C बराबर Q/V के अनुसार विभव का मान इन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर के मान में बहुत अधिक कमी हो जाने के कारण जो चालक की धारिता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चों, क्या करना है, हमें जिस चालक की धारिता को बढ़ाना है हम उस चालक के समीप में एक अनावेशित चालक रख देते हैं। उसमें वैद्युत स्थैतिक प्रेरण के कारण भीतरी भाग में ऋण और बाहरी भाग में धनात्मक आवेश आ जाता है, जिसके कारण इस प्लेट का वैद्युत विभव घट जाता है। क्लियर बच्चों। अब इसका वैद्युत विभव घटेगा तो इसकी धारिता बढ़ेगी। अब बच्चों अगर हम दूसरी प्लेट के बाहरी भाग को पृथ्वी से जोड़ देंगे तो पृथ्वी से ऋण इलेक्ट्रॉन आकर के उस धनात्मक आवेश को, बाहरी भाग के धनावेश को निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर या इस प्लेट का विभव बहुत अधिक कम हो जाता है, धारिता का मान और अधिक बढ़ जाता है। तो बच्चों बेहद ही सरलता से हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा है। नोट्स में इसको बिल्कुल लिख लें और एक बात समझिए, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आयुष पांडे फिजिक्स में मिलती है आपको रेगुलर क्लास और एक एक कॉन्सेप्ट बड़ी ही सरलता के साथ समझाया जाता है। तो बढ़िया आसानी से देख लीजिए बच्चों इसको और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब बच्चों हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो है वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की स्थापना का है। तो बच्चों आइए देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की स्थापना, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र के लिए उसकी धारिता का सूत्र क्या होगा वो हम लोग स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले मान लिया हमने कि समांतर प्लेट संधारित्र की पहली प्लेट ये क्या है, इसकी पहली प्लेट है, मतलब प्लेट 1, और इस प्लेट को हम जोड़ देते हैं वैद्युत स्रोत के साथ। तो इसमें वैद्युत स्रोत का धनात्मक आवेश आ जाएगा, ये वैद्युत स्रोत से जब हमने इसको जोड़ा। अब बच्चों ये है इसी की दूसरी प्लेट जो अनावेशित है। तो क्या होगा बच्चों, यह धनावेश इस प्लेट के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को भीतर की ओर आकर्षित कर लेगा और इसके बाहरी भाग में धनात्मक आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, धनात्मक आवेश आ जाएगा। और जब हम दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देंगे तो यह धनात्मक आवेश पृथ्वी से इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा और निरस्त हो जाएगा, अर्थात पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर के इस धनात्मक आवेश को निरस्त कर देंगे। तो ये है बच्चों हमारी पृथ्वी, जिससे हमने दूसरी प्लेट को जोड़ दिया है। अब बच्चों यहां पर आपको देखना होगा कि ये जो पहली प्लेट है इसमें वैद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व धन सिग्मा है, दूसरी प्लेट में वैद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व ऋण सिग्मा है।
और प्लेट का क्षेत्रफल है बच्चों ए, और प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो डी। क्लियर बच्चों? अब आपने गॉस की प्रमेय में एक डेरिवेशन देखा होगा जिसमें हमने कहा था समान प्रकार की आवेशित धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर बच्चों? तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बच्चों? और अगर इन प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है तो फिर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता k गुना घट जाएगी। अब बच्चों प्लेटों के बीच वैद्युत विभव, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच संबंध से हमको पता लगा कि भाई इस प्लेट के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इसके बीच विभव प्रवणता v/d, मतलब इतनी दूरी में अगर विभवांतर v है तो दूरी कितनी है d, d में विभवांतर है v, तो एकांक दूरी में विभवांतर कितना v/d। तो एकांक लंबाई में हुए विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं और विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। तो बच्चों E बराबर हो गया v/d। क्लियर? अब इस तरह बच्चों v का मान जो निकला वो हमारा E × d है, और जो सूत्र है हमारे पास C बराबर वो q अपान v है। और बच्चों वैद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा = q अपान a होता है, तो हम q के स्थान पर लिख सकते हैं सिग्मा × a। क्लियर? q के स्थान पर लिख सकते हैं सिग्मा × a, तो यहां पर हम लिख देंगे q के स्थान पर ये बच्चों v बराबर ed हुआ, v बराबर क्या हुआ ed, तो q के स्थान पर लिख देंगे सिग्मा × a और v के जगह पे लिखेंगे e × d, और e का मान है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट k, तो सिग्मा × a अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट k × d। तो बच्चों सिग्मा से सिग्मा हो जाएगा कैंसिल, तो C बराबर हो गया हमारा k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन स्मॉल d। तो ये बना बच्चों हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। तो इसको परीक्षा में कैसे लिख कर आएंगे, तो पूरा एक एक वर्ड से देखते हैं कि कैसे इसको भाषा बना करके पूरा लिख कर आएंगे आप। तो सबसे पहले मानो चित्रानुसार माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A एवं प्लेटों के बीच दूरी स्मॉल d। क्लियर बच्चों? यदि प्लेटों पर वैद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, चूंकि किन्हीं दो समान रूप से आवेशित धन एवं ऋण प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? कैपिटल E है। कैपिटल E निम्न प्रकार है। तो बच्चों इन दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारी बन गई E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती, लेकिन प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम है जिसका परावृत्तांक k है, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट k हो जाएगी। तो न्यूटन प्रति कूलम। अब बच्चों यदि प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर V, वैद्युत विभवांतर कितना है V, विभवांतर V है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता के बीच संबंध से, विभव प्रवणता क्या बनी? एकांक लंबाई विभव परिवर्तन। देखो बच्चों d लंबाई में विभवांतर है v, तो एकांक लंबाई का हुआ v/d, तो एकांक लंबाई में जो विभव परिवर्तन होता है उसको विभव प्रवणता कहते हैं, तो v/d। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एवं विभव प्रवणता v/d के बीच संबंध से
क्या संबंध होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता में? दोनों बराबर होती हैं, तो E = V/D। तो बच्चों विभवांतर क्या बना? प्लेटों के बीच विभवांतर बना V = E × D। क्लियर? अब E का मान हमारे पास पहले से है तो हम यहां रख देंगे, तो E का मान हो गया σ/ε0 × K और × D। अब बच्चों देखो, चूंकि संधारित्र की धारिता, तो सूत्र है हमारे पास संधारित्र की धारिता का, संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q/V। अब बच्चों Q का मान कैसे रखेंगे? देखो, चूंकि Q बराबर होता है, सिग्मा बराबर होता है Q/A, तो Q बराबर हो जाएगा σ × A। तो यहां पर C बराबर σ × A और V का मान रख देंगे σ/ε0 K × D। तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल, ε0 K चला जाएगा ऊपर, तो K ε0 A/d। तो बच्चों यही है हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। A क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल। D क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। ε0 क्या है? वायु निर्वात की विद्युतशीलता। K क्या है? प्लेटों के बीच भरे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। तो बड़े ही आसानी से बच्चों सरलता पूर्वक हम लोगों ने इसका डेरिवेशन समझ लिया है। आप इसको एक एक कॉपी में नोट कर लीजिए बेटा, पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। आप एग्जामिनेशन में देख लेना बच्चे, ये वाला डेरिवेशन जरूर आने वाला। तो एक एक कॉन्सेप्ट समझो बच्चा, एक एक चीज समझो, पूरा एकदम क्लियर कर लो, बहुत मन लगाकर पढ़ो बच्चों। क्योंकि और आप एक बात ये समझ लीजिए, ये जो आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल है, ये पूरा का पूरा सिलेबस देगा, 100% कंटेंट अवेलेबल होगा बेटा। एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन को तो सॉल्व कराएंगे ही, साथ साथ बेटा आपको ये भी ध्यान देना है कि इसमें आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा खास होने वाली है सब क्लासें और बहुत फायदा मिलने वाला है आपको। एक एक कॉन्सेप्ट नोट कर लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाते चलो। सारा कुछ हम लोग बहुत तेजी से सिलेबस भी कवर करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो बच्चों तुमको भी मेहनत करनी है और हमको भी मेहनत से पढ़ाना है, ये समझ लो बेटा। एक भी क्लास अगर आपकी मिस हो रही है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है बेटा, ये समझ लो। आपको एक एक क्लास लेनी है, अपने दोस्तों को भी बता दो कि आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। इसके आगे के भी कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों? तो इसको आप नोट कर लीजिए, एक एक देख लीजिए। तो बच्चों अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक का है। तो बच्चों देखते हैं हम लोग, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर बच्चों? तो समांतर प्लेट संधारित्र धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र धारिता क्या होती है बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोगों ने अभी पढ़ी है। संधारित्र की धारिता जो पढ़ी है वो है बच्चों C बराबर Q/V, और यही निकल कर आई थी बाद में K/ε0 A/d। क्लियर? तो समांतर प्लेट संधारित्र धारिता C = K/ε0 A/d। अब अगर बच्चों हम लोग इसको देखना चाहें कि K क्या है, A क्या है, D क्या है, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं। देखिए आपको बताते हैं, ये हमारा प्लेट है, इसको 3D शेप में देखिए, ये हमारा प्लेट है और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो गया A, और इसके बाद ये हमारा दूसरा प्लेट है, ये हमारा दूसरा प्लेट है। क्लियर बच्चों? ये हमारा दूसरा प्लेट है। तो प्लेट का क्षेत्रफल है A और प्लेटों के बीच का ये जो दूरी है बच्चों वो है D। प्लेटों के बीच का दूरी क्या है? D। तो प्लेटों के बीच का दूरी है D। अब पहली प्लेट को धन स्रोत से जोड़ा, दूसरी प्लेट को ऋण स्रोत पृथ्वी से जोड़ दिया, तो बन के तैयार हो गया हमारा संधारित्र। अब प्लेटों के बीच में हमने भर दिया है ये परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक है K। तो बच्चों
जो समांतर प्लेट संधारित्र धारिता है सी, समांतर प्लेट संधारित्र धारिता सी जो है, प्लेट संधारित्र की धारिता सी, की धारिता सी कामा प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेट के क्षेत्रफल कैपिटल ए ये अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जितनी ज्यादा प्लेट का क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी। देखिए इसी सूत्र से आपको निकाल लेना बेटा, सी अनुक्रमानुपाती ए। और दूसरा नंबर बच्चों, अगर प्लेट के बीच की दूरी को घटाएंगे तो हमारी धारिता बढ़ेगी। मतलब प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता सी कामा प्लेटों के बीच दूरी, प्लेटों के बीच दूरी स्मॉल डी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात बच्चों हम लोग कह सकते हैं सी व्युत्क्रमानुपाती डी। और बच्चों जो प्लेटों के बीच ये परावैद्युत माध्यम भरा है उसके परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए सी अनुक्रमानुपाती के अगर परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक अधिक है तो प्लेट संधारित्र की धारिता भी अधिक होगी। तो बच्चों तीसरे पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता सी, धारिता सी प्लेटों के बीच भरे, प्लेटों के बीच भरे परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक, परावैद्युतांक पुस्तक में कैपिटल के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो बच्चों ये कह सकते हैं हम कि अगर प्लेटों के बीच भरे परावैद्युत माध्यम का हम परावैद्युतांक बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। अगर प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। लेकिन अगर प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाया तो संधारित्र धारिता घट जाएगी। तो बच्चों सी है ए के अनुक्रमानुपाती, के अनुक्रमानुपाती और प्लेटों के बीच की दूरी डी के व्युत्क्रमानुपाती। तो बच्चों बड़े ही सरलता पूर्वक हम लोगों ने आसानी के साथ समझ लिया कि समांतर प्लेट संधारित्र धारिता को तीन कारक प्रभावित करते हैं। एक तो प्लेट का क्षेत्रफल, दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी और तीसरा प्लेटों के बीच भरे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। तो बच्चों वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का, क्योंकि आज की कक्षा इसी जगह तक थी। कल फिर मिलेंगे इसके आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बस पढ़ते रहिए। बच्चों पढ़ने का जुनून आपके अंदर होना चाहिए, आपको मन लगाकर पढ़ना है, क्योंकि इस जीवन में जो पढ़ा है वही आगे बढ़ा है। तो कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।